हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 18वीं सदी की स्थिति में जो भारत के छोटे छोटे अलग राज्य स्थापित हो गए थे और उन्होंने अंग्रेज़ों को आगे बढ़ने में काफ़ी सहयोग किया, हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे अवध की स्थापना। देखिए, जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ प्रारंभ हुआ तो सभी जो रियासतें थीं, रियासतों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। और जब स्वतंत्र कर लिया तो अपने हिसाब से वो नवाब बनाने लगे, शासक बनाने लगे और वहाँ की अपनी गतिविधियाँ अपने अनुसार प्रसारित करने लगे। जैसे 1813 में मुर्शीद कुली खां, इन्होंने बंगाल को स्वतंत्र कर लिया। 1713 में और 1722 में अवध को सादत खां जंग ने अवध को स्वतंत्र कर लिया। वहीं 1724 में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को स्वतंत्र कर लिया। ऐसे ही और रोहेला सरदार, बुंदेले सरदार, इन लोगों ने अपने को भारत से यानी मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। उसी में से एक है अवध, जिस पे हम चर्चा भी कर रहे हैं। क्रमशः इन लोगों पे चर्चा हम करेंगे। अवध की स्थापना सादत खां के द्वारा किया गया था। अवध की स्थापना कह सकते हो, और यह अवध पहले से था, सूबेदार बनाए जाते रहे, लेकिन स्वतंत्र रूप से सादत खां ने अपने को अलग कर लिया था मुगल साम्राज्य से। सादत खां का नाम था बुरहान मुल्क। ये ईरानी शिया गुट के सदस्य थे। मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तानी गुट, तुरानी गुट और ईरानी गुट, ये तीन गुट उत्तरवर्ती मुगल काल में हावी हो गए, जिसमें सबसे ताकतवर गुट हिंदुस्तानी था, सैयद बंधु नाम होगा, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। तुरानी गुट के जो सदस्य थे उसमें से एक थे निजामुल मुल्क, और ईरानी दल के जो सदस्य थे उसी में से एक थे सादत खां। तो ये जो अवध के संस्थापक, अवध को स्वतंत्र करने वाले जो सादत खां हैं, वो इसी ईरानी गुट के सदस्य थे।
ईरानी गुट शियाओं का गुट था, ईरानी शिया गुट के सदस्य थे। सादत खां ने जब नादिर शाह का आक्रमण होना था या हुआ था, तो नादिर शाह से जब निजामुल मुल्क ने कहा कि आप 50 लाख रुपया ले लीजिए और वापस चले जाइए, निजामुल मुल्क ने जब कहा, देखिए ये लोग अपने को स्वतंत्र तो जरूर कर लिए थे, लेकिन दिल्ली के सत्ता से अपने को दूरी बनाए नहीं थे, ये वहाँ पे जाया करते थे। तो निजामुल मुल्क जो हैदराबाद को स्वतंत्र किए थे, उन्होंने नादिर शाह से कहा कि आप 50 लाख ले लीजिए और चले जाइए। तब यही सादत खां कहते हैं नादिर शाह से कि मत जाइए, आपको बहुत खजाना मिलेगा यदि आप दिल्ली को यानी बादशाह को हटा करके दिल्ली को लूटेंगे। तो नादिर शाह को लगा कि जब 50 लाख देकर वापस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इससे ज़्यादा यहाँ पा सकते हैं। अगर 50 लाख से कम होता तो हमें देता ही नहीं। इसके मतलब सादत खां सही कह रहे हैं। सादत खान ने यह नहीं कहा कि कितना मिलेगा, उन्होंने कहा बहुत मिलेगा। और नादिर शाह 57 दिन तक भारत को लूटता रहा। और कत्ले आम करता रहा। कत्लेआम करता रहा। उसको सोना चांदी जेवर हीरा मोती सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी नादिर शाह को कहीं ना कहीं कुछ कुंठा जरूर थी। अब इसने सोचा कि ये 50 लाख दे रहा था और इसने कहा कि ज़्यादा मिलेगा, और ये हैदराबाद में शासन स्थापित किया है, ये दिल्ली के बगल में ही किया है, इसके मतलब इसके पास भी बहुत पैसा है। अब नादिर शाह ने सादत खां से कहा कि ऐसा करो, तो बोले हाँ हुजूर बताएं। उन्होंने कहा 20 करोड़ तुम भी दे दो। भाई 20 करोड़ दे दो, कहाँ बार बार हम आएंगे लेने। सादत खान ने कहा मैंने हुजूर हमने आपका सहयोग किया है, हमने बताया था आपको इतना पैसा मिलेगा, अब हम ही से 20 करोड़ मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे। उसने कहा हम नहीं जानते हैं भाई, तुम अपना बिक जाओ, बच्चों को बेच दो, घर दुरिया बेच दो, हमको 20 करोड़ दे दो। ये भाग करके अवध जाते हैं और इसके दहशत से 1739 में आत्महत्या कर लेते हैं। सोचते हैं हमारे पास कुछ है ये नहीं, 20 करोड़ कहाँ हो जाएगा। अरे 10-5-20 लाख मांगते तो दे देते, अब 20 करोड़ कहाँ से लेकर के आए, नहीं देंगे तो मार देगा। नादिर शाह के भय के कारण सादत खां आत्महत्या कर लेते हैं। एक बार फिर समझने की बात है, अपनों से गद्दारी करोगे तो स्थिति दयनीय होगी। इन्होंने सहयोग करने की कोशिश किया, किसका? मुगल का। तो निजामुल मुल्क ने हैदराबाद जैसा सशक्त राज्य स्थापित किया और इन्होंने सहयोग किया नादिर शाह का, आत्महत्या कर लिए। क्योंकि 20 करोड़ उस समय का बहुत होता था। उसके बाद में सादत खां के बाद में अवध का नवाब सादत खां का भतीजा, जो उसका दामाद भी था, वो नवाब बनता है। उसका नाम है सफदरजंग। यानी सादत खां के बाद में सफदरजंग नवाब बनते हैं
सफदरजंग का नाम है अबुल मंसूर खां। अबुल मंसूर खां ये नाम है। कुछ समय के पश्चात शुजाउद्दौला ये नवाब बनते हैं। शुजाउद्दौला जब अवध के नवाब बनते हैं उस समय बंगाल में बक्सर का युद्ध होना होता है। मीर कासिम बंगाल के नवाब होते हैं और वो भाग करके अवध आते हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कहते हैं हमारी मदद कीजिए, हम लोग मिल करके अंग्रेज़ों को भगा दें, और नहीं तो आने वाले समय में अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान पे तो कब्जा करेंगे, सबकी स्थिति दयनीय कर देंगे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को लगता है तो मुझे क्या मिलेगा भाई, पहले किसी का सहयोग करने का युद्ध मतलब होता था हित। मीर कासिम ने कहा कि मैं आपको 11 करोड़ दूंगा अगर हम लोग विजयी होते हैं तो। उसमें उसी समय अवध के दरबार में शाह आलम द्वितीय यानी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी बैठे थे, और इन दोनों लोगों ने मिल करके मीर कासिम का साथ देने का निर्णय लिया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन तीनों लोगों का त्रिगुट बना। त्रिगुट बना अंग्रेज़ों को मतलब हराने के लिए। उस लड़ाई को जो बक्सर के मैदान में लड़ा जाना था। 1764 में यह युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में ये तीनों लोग पराजित हो गए। यानी शुजाउद्दौला अवध के जो नवाब थे, ये बक्सर के युद्ध में बंगाल का साथ दिए और पराजित हुए अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद और नवाब आए गए। फिर नवाब आसफुद्दौला बनते हैं। आसफुद्दौला ने 2 महत्वपूर्ण काम किया। आसफुद्दौला जब नवाब बने तो उन्होंने फैजाबाद से जो वर्तमान में अयोध्या है, वहां से राजधानी लखनऊ स्थानांतरित किया। यानी इन्होंने नवाब आसफुद्दौला ने 1775 में फैजाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित कर लिया। 1785 में लखनऊ में मुहर्रम के लिए इमामबाड़े का निर्माण करवाया। आसफुद्दौला से संबंधित किंवदंतियाँ कुछ ऐसी हैं कि माना जाता है कि जिस समय ये नवाब बने थे उसके कुछ समय पश्चात अवध में अकाल पड़ा। अवध में अकाल पड़ा और गरीबी चरम पर पहुंच गई। लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं थे।
कहा जाता है आसफुद्दौला ने सभी गरीब मजदूरों को बुलाया और इमाम बाड़े पे काम करने को कहा। इमाम बाड़ा बनवाने के लिए कहा कि आप लोग इमाम बाड़ा बनवाइए, काम कीजिए, मजदूरी लीजिए। कहा जाता है कि कुछ समय तक तो दिन भर मजदूर काम करते थे और रात को गिरा दिया जाता था, फिर मजदूर काम करते थे, फिर गिरा दिया जाता था, जिससे उनको रोजगार मिले। अब कहाँ तक ये सत्यता है, केवल एक बुक में मैंने इस पर चर्चा पाया है, बाकी में लिखा हुआ था कि मजदूरों को कल्याण करने के लिए और साथ ही मुहर्रम मनाए जाने के लिए इमाम बाड़ा का जो है निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया था। अब जैसा भी रहा है, इनकी प्रवृत्ति से तो ये माना जाता है कि समाज को और कल्याणकारी कार्यों के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया। अवध के लोगों पर अत्याचार नहीं किया। इन्होंने यहाँ के लोगों के लिए सोच समझ करके, चाहे वो मुहर्रम के लिए इमाम बाड़ा हो या अन्य कुछ सरायों का निर्माण भी करवाया था। सादत अली खां बनते हैं अवध के नवाब। इनका इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है, सादत अली खां अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लेते हैं। ये अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लेते हैं। अब यहाँ एक बात यह आती है कि महोदय इन्हीं के समय में काहे सहायक संधि करते हैं और किसी के समय में क्यों नहीं किए? तो याद रहे, अभी तक 1761 तक तो मराठा चरम पे हैं शक्ति में। मराठा शक्ति चरम पे है और दिल्ली, अवध और दक्षिण, यानी कि अवध, ये अवध का बेल्ट, ये बंगाल, दिल्ली और अवध का बेल्ट बड़ा था, फिर यहाँ से मराठा, यानी कि मराठा के आक्रमण से अपने को बचाने के लिए अंग्रेज अवध को बफर स्टेट का प्रयोग कर रहे थे। बफर स्टेट का मतलब होता है दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में छोटा राज्य, यानी जो राज्य दोनों के बीच में छोटा राज्य था, तो उसे अभी तक इसलिए नहीं सहायक संधि में शामिल किया गया था अवध को कि जितना झेलना है मराठा का ये झेलें, हम सुरक्षित रहें। एक समय आता है 1761 में, जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, उसमें मराठा शक्ति काफ़ी क्षति हो जाती है इनकी। हर एक घर से एक सैनिक मारा जा चुका होता है और इसका फायदा अंग्रेजों को होता है। पानीपत के तृतीय युद्ध मराठा शक्ति का काफ़ी क्षति हुआ, यानी पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में अंग्रेजों को राज्य करने का बेहतर मौका मिल गया, क्योंकि अब मराठा शक्ति राज्य भारत भर में नहीं कर सकती। इसलिए इन्होंने मौका देखा और सहायक संधि सादत अली खां से कर लिया। तो सहायक संधि अंग्रेजों के द्वारा अवध में सादत अली खां के समय में किया गया और अंतिम
स्वतंत्र नवाब बने वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के समय में ही अवध को कुशासन के आधार पर अपने राज्य में डलहौजी के द्वारा मिला लिया गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ठुमरी गायन के संस्थापक माने जाते हैं कि भारत में ठुमरी गायन वाजिद अली शाह की देन है। यानी कुशासन के आधार पर वाजिद अली शाह के समय में 1856 में अंग्रेज अपने साम्राज्य के विस्तार में अवध को मिला लेते हैं और उसके बाद वाजिद के पुत्र बिरजिस कादिर नवाब बनते हैं। लेकिन ये नवाब स्वतंत्र रूप से नहीं बनते हैं। 1857 के विद्रोह के समय बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की बेगम है, ये अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब बनाती हैं। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। बाद में ये भाग करके नेपाल चली जाती हैं बेगम हजरत महल और 1857 का विद्रोह दबा दिया जाता है। यानी कि अवध का ये इतिहास रहा है और जितने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं वो मैंने आपसे चर्चा में कर दिया है।